नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन ने महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। 5 पार्ट में उन्हें पूरा किया है उस पूरे टॉपिक को। और अब आपके फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पोर्शन में, यानी कि चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो आप, चाहे साइंस से दे रहे हो, फिजिक्स से दे रहे हो, केमिस्ट्री से दे रहे हो, हिस्ट्री से दे रहे हो, हिंदी से दे रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, जो प्रथम प्रश्न पत्र है। कई विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर ये तो हिस्ट्री तो हमारा ही नहीं। प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो जीके वाला पार्ट है उसमें सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक जो दे रखे हैं उसमें से ये अंतिम टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए क्लासेस अनिवार्य है, चाहे तो अभी देख लो, नहीं चाहे तो बाद में भागम दौड़ में देखनी आखिर में पड़ेगी, ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो यहीं से अभी जो कंटिन्यू है उनको बहुत आसानी हो जाएगी। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, उसमें अपन पढ़ेंगे 2 महान शख्सियत पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। एक तो अपन पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक अपन पढ़ने वाले हैं इसमें मौलाना आजाद साहब। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए कि किसी ने शिक्षा को व्यवस्थित रूप से हथियार बनाया है और व्यवस्थित रूप से उसका यूटिलाइजेशन आप देखोगे तो वे ये 2 शख्सियत है, जिसमें अपने पास में समय भी है तो मैं काफी सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास तो रहने वाली ही है अपनी, क्योंकि जो फैक्ट आपको चाहिए क्लास में एग्जाम के हिसाब से वो तो सारे ही आएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी इस क्लास में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। जब किसी मतलब इतिहास के किसी नायक को पढ़ा जाए तो सबसे पहली चीजें जो अपन पढ़ते हैं ना, वो होता है कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था। और ये हालांकि यहां से प्रश्न जो है एग्जाम में वो कम बनते हैं, लेकिन आखिर में पढ़ना तो अपन को पड़ता ही है कि हाँ ये ही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के मतलब ये कह सकते हो आप महू एमपी के अंदर हुआ, ठीक है। इंदौर के महू एमपी में अब उस स्थान का नाम अंबेडकर नगर रख दिया गया है, उसी स्थान का। वहां पे इनका जन्म होता है, महार जाति के अंदर इनका जन्म होता है, जिसे उस समय जो है पिछड़ी हुई निचली जाति माना जाता था और बहुत सारे भेदभावों को इन्होंने सहन किया। और इसी को जो है मजबूत हथियार बनाते हुए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जिन पे अपन व्यवस्थित रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे। इनके पिता का नाम रामजी शकपाल था, माता का नाम भीमाबाई था। और यहां से ध्यान रखना कि ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, ठीक है। माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू से ही पढ़ने के दीवाने थे, मतलब मारवाड़ी में कहावत भी है, पुत्रा पग पालने में दिख जाया करे। वैसे ही ये भी जो है पढ़ाई के दीवाने थे। उस समय जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय यदि किसी व्यक्ति के पास में सर्वाधिक किताबें हुआ करती थी तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में हुआ करती थी। कई सारे इनके ऊपर भी इनके जो करीबी रहे हैं उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है। तो वो बताते हैं कि लगभग इनके पास में उस समय 35,000 किताबें इनकी पर्सनल थी। जब ये कोर्ट से घर आते तो हर रोज का इनका ये शेड्यूल रहता था कि ये कुछ किताबें लेकर आते थे घर पे, और ये पूरी रात स्टडी करते थे। सुबह मतलब जब सुबह होने वाली होती थी तब 2 घंटे सोते थे, पूरी रात स्टडी। हम अपन अबार क्यों है नहीं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी मतलब मारवाड़ी में क्या नेच होता है, बिल्कुल क्या आराम से पढ़ेंगे, क्या है कुछ सीखो। हमारे जो महापुरुष है ये सिर्फ महापुरुष ऐसे ही नहीं रहे, कुछ तो सीखो इनसे। कि इनको तो कोई अब ये तो ऐसी 32 डिग्रियां थी इनके पास में, इनको कोई परीक्षा और थोड़ी पास करनी थी। 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन फिर भी रोज किताब पढ़ते थे। इनके 3-4 शौक थे। सबसे बड़ा शौक था इनका किताबें पढ़ने का, दूसरा शौक था इनको बागबानी का। तो इनका बगीचा भी उस समय का मतलब सबसे बढ़िया बगीचा इनका रहा है जब ये थे, ठीक है। बागवानी का शौक था। एक इनको पालतू कुत्ते बड़े प्यारे थे तो कुत्ते पालने का शौक था, इनके खुद के भी पालतू कुत्ते थे, तो ये भी शौक रहा है इनको। बाहर जाने का कहीं शौक नहीं था, बाहर जाना खाना पीना यहाँ की शौक नहीं हो। कोई कह भी देते तो साहब मैं आपने दावत दूं, होटल पधारो, मैं होटल की नहीं आऊं, मैं तन मन दावत देनी भी है ना अगर, तो तू मेरे घर आ जा, तेरा जो खिलाना हो वो लेर मेरे घर आ जा, बैठ आराम खा ला। तो बाहर जाने का शौक ये नहीं रखते थे, तो घर पे ही दावत भले लेकर आ जाओ, वहीं पे खा लेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को संविधान दिया। अब संविधान को बनाने में बहुत सारे व्यक्तियों का रोल रहा है और बहुत सारे देशों का अध्ययन किया गया। 60 देशों का लगभग अध्ययन करके भारत का संविधान बना है।
लेकिन संविधान को बनाने के लिए जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। तो इस पे अपन अभी चर्चा करेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यदि यहाँ पे तो है ना, ये तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उपनाम कर देना। ठीक है, ये उपनाम है। महाड़ का महात्मा कहा जाता है क्योंकि महाड़ में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए और दलित वर्ग से संबंधित जो व्यक्ति थे उन्हें बहुत सारे उनके हितों के लिए कार्य किए। अब कार्य क्यों करने पड़े और उस समय क्या स्थिति थी, उस पर भी बात करेंगे। देखो, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र होता है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे शख्सियत के बारे में बात होती है, तो कहीं ना कहीं से दो पक्ष सामने आते हैं और दोनों पक्षों की अपनी अपनी विचार होते हैं, अपनी अपनी दलीलें होती है। ठीक है, लेकिन जिसने व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, अच्छी तरीके से उस स्थिति को जाना है, परखा है, उसके बाद में अपनी विचारधारा बनाई है, तो वो पाएंगे कि ये इन्होंने जो प्रयास किए, यदि ये प्रयास नहीं करते तो आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति है यानी कि हम सभी वर्ग, सभी जाति, सभी जो भी संप्रदाय से संबंधित है, हम साथ में बैठकर पढ़ सकते हैं, साथ में बैठकर खा सकते हैं, साथ में बैठकर पी सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने का जो कार्य किया है वो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने किया है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो होगा। तो देखो, तत्कालीन यदि बात की जाए, आज की स्थिति में इतना भेदभाव अपन नहीं देखते हैं, कहीं भी इतना भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। सभी जगह जो है, देखो स्कूलों में भी सभी बच्चे बैठकर साथ में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ है। ठीक है, उस समय की बात यदि की जाए, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में लेके जा रहा हूं ताकि जो मानसिकता अपनी होती है ना, वो एक पड़े हुए तथ्यों के आधार पे होनी चाहिए कि एक्चुअल क्या चीज है, उसके आधार पे। ठीक है, उस समय की स्थिति ये थी, आप कल्पना करके देखिए कि यदि भाई उस समय मान लिया कि नीची जाति के थे, कह दिया इनको, या दलित वर्ग से थे, कह दिया, ये कह दिया। आप उस समय की कल्पना करके देखिए, कोई छोटा बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है, और उसे दलित या निचली जाति का होने का कहने पर उसकी पढ़ने की इच्छा है और उसे क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाए, उसे कहा जाए कि क्लास के बाहर बैठ के पढ़ेगा, बाकी बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, उसे कहा जाए क्लास के बाहर बैठ के पढ़ेगा, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जब वो सार्वजनिक किसी कुएं से पानी पी ले और उसे बहुत बुरी तरीके से इतने छोटे बच्चे को पीटा जाए तो उस पर क्या बीतेगी। ये सारे जो है बीज अंदर बनते जा रहे थे, जो एक महान व्यक्तित्व को जन्म देने वाले थे। और उस समय बहुत सारी मतलब चीजें, जब वो किसी रिक्शा में बैठकर, उस समय साइकिल रिक्शा चलते थे, रिक्शा में बैठकर जाते हैं और बीच रास्ते में पता चलता है कि ये फलानी जाति से है, तो उसे बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो ये सारी चीजें, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि इन्हें ये यदि आंदोलन नहीं करते, ये सारी चीजों के लिए प्रयास नहीं करते, तो शायद ये आज समानता जो अपन देख पा रहे हैं वो शायद आज नहीं देखने को मिलती। एक महान व्यक्तित्व की दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि ये चीजें, देखो देश में जब जातिगत भेदभाव वगैरह ये चीजें होंगी तो ये सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाती है। ये चीजें कहीं भी अपने समाज को आगे ले जाने में कारगर नहीं है। समाज तो तभी आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और उसके लिए संविधान के अंदर काफी सारे प्रावधान किए गए। सभी के हितों को देखते हुए संविधान के अंदर काफी सारे प्रावधान किए गए। संविधान के निर्माता इन्हें कहा जाता है। अच्छा, कल्पना यहां से करनी चाहिए कि चलिए किसी व्यक्ति से भेदभाव किया, वो भी बात अलग, लेकिन उस समय की स्थिति यह थी कि व्यक्ति की परछाई से भी भेदभाव कर लिया जाता था, कि उसकी आवाज कानों में पड़ जाए तो भी अपवित्रता आ जाएगी, ऐसी चीजें मान ली जाती थी। तब इन्हें जो है ये सारे आंदोलन करने पड़े और इसीलिए इनको इतने सारे उपनाम मिले। हिंदू समाज का लिंकन कहा गया, दलितों का मसीहा कहा गया, आधुनिक काल का मनु कहा गया, भारतीय संविधान के इन्हें जनक कहा गया, और भी बहुत सारे इनके उपनाम है। मैं यहां पे आपको फैक्ट तो दे ही रहा हूं एग्जाम के हिसाब से, मैं यहां पे उस स्थिति से परिचित करवा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। उस स्थिति से परिचित करवा रहा हूं कि यदि वो स्थिति आज भी होती तो हमारा समाज जो है इतना आगे नहीं बढ़ पाता। हमारा समाज किसी भी जाति या धर्म से ज्यादा हमारा समाज मानव समाज है, मानवता का समाज है, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। आज यदि मैं क्लास दे रहा हूं गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं कहीं भी मेरे क्लास पे कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है कि ये जो है जनरल वर्ग के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये एसटी के लिए, ये एससी के लिए, कहीं नहीं है, क्योंकि समानता का अधिकार है और हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। और अपनी क्लासेस के माध्यम से तो यह भी हुआ है कि जो आर्थिक रूप से
सक्षम नहीं है उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है और वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपके पास में पैसे नहीं है, कमी है, फिर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप मोबाइल का रिचार्ज तो करवाते ही हो, आपको सिर्फ क्लास देखनी है, नोट्स बनाने और अपनी तन्मयता के साथ में अध्ययन करना। यदि दिमाग में, मन में कभी यह है ना कि हम अध्ययन करने की इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, सीखो इस व्यक्ति से जिसके पास में 32 डिग्रियां थी, आज हमें मौत आ जाए, यदि 2 से तीसरी डिग्री लेने के लिए हमें मेहनत करने के लिए कहो, हम कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए, कहीं कोई पहचान वाला मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। कॉलेजों की यदि एमए बीए की बात करें तो आज मानसिकता बनी हुई है और इन व्यक्ति से आपको सीख लेनी चाहिए। हर व्यक्ति जो है इतिहास के अंदर यदि पढ़ा जा रहा है तो उनसे कहीं ना कुछ चीजें सीखने लायक है। ये इतना भाषण देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी विद्वता का बखान करूं कि मुझे इतना आता है या वो है। मैं एक व्यक्तित्व बता रहा हूं, एक व्यक्ति नहीं बता रहा हूं, मैं एक व्यक्तित्व से परिचय करा रहा हूं आपका। और मैंने अभी विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे गया था, तब मैंने किताब डालकर ये लाइन लिखी हुई थी कि चाहे कोई भी पुस्तक, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को व्यक्तित्व देने वाली वो पुस्तकें होती है। 35,000 पुस्तकें थी बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पास में, लेकिन वो किसी को उधार नहीं देते थे, कोई मांग भी ले तो नहीं देते। वो कहते पढ़नी है तो मेरी लाइब्रेरी, मेरा जो पुस्तकालय है उसमें आकर पढ़ लो। मुझे किस समय कौन सी पुस्तक की आवश्यकता पड़े, उन्हें जब जो मन में आती है वो पढ़ते ही है। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं और हमें इनके बारे में जानना चाहिए कि क्यों इन्हें जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को यदि आप देखते हो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहीं ना कहीं इनकी थीसिस पर की गई। इनकी पुस्तक लिखी, उसके ऊपर थीसिस थी, उस थीसिस पर उसकी कहीं ना कहीं स्थापना की गई। अब आप कल्पना कर सकते हो कि वास्तव में व्यक्ति के अंदर में कितना टैलेंट था। तो चलिए और पढ़ते हैं आगे। इनके 2 विवाह हुए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक साथ में 2 पत्नियां रही, कई विद्यार्थियों के दिमाग में खुरापाती होते हैं ना, वो सोच लेते हैं। पहले इनकी शादी जो हुई वो रमाबाई से हुई। जब रमाबाई एक लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद में इनके 4 पुत्र का भी देहांत हो गया था अंबेडकर साहब के, और रमाबाई का भी देहांत हो गया था सही समय पे इलाज नहीं मिल पाने के बाद। इसके बाद में इन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया। कई जगह इनकी दूसरी पत्नी के रूप में सविता नाम का उल्लेख भी मिलता है। तो मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट में इनको पढ़ाई करने में बहुत सारी समस्याएं आई। फिर ये जो है महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सतारा, वहां पे जाकर बस गए थे। तो सतारा हाई स्कूल के शिक्षक अंबेडकर से इनका बड़ा लगाव था। अब इनके नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां चलती है। कहानियां ऐसे चलती है, कोई कहता है कि इनका अंबेडकर के प्रति, मतलब शिक्षक थे जिनका नाम था अंबेडकर, उनके प्रति बहुत लगाव था, तो इन्होंने उनके मतलब पूरा मान सम्मान देने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा बताने के लिए अपने नाम के पीछे अंबेडकर लगाना शुरू कर दिया। अब नाम जो है कई सारे अलग अलग, जैसे कि चंद्र सिंह बिरकाली, बिरकाली गांव का नाम है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली गांव का नाम है। यदि आप मुझे ही देखते हो, गौरव सिंह गाड़ेराव, मुझे कई जने कहते हैं कि सर आपकी जाति कौन सी है। मैं उन्हें कई बार, आपने कमेंट में यदि चेक भी किया होगा, मैं जहां तक है यही कहता हूं कि मेरी जाति, यदि आप एक स्टूडेंट होने के नाते पूछ रहे हो, मेरी जाति शिक्षक है। और जो पीछे घाणेराव आप नाम देखते हो वो मेरे पैतृक गांव का नाम है। मैंने आज दिन, मेरा जब से जन्म हुआ उससे पहले मेरे दादाजी गुजर चुके थे, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, तो मेरे दादाजी की गांव का नाम कम से कम मेरे नाम से जाना जाए, यदि मैं भविष्य में कोई ऐसा अच्छा काम करूं तो। इसलिए मैं अपने नाम के पीछे अपने गांव का, पैतृक गांव का नाम लगाता हूं। यह चीज है। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी मैंने थोड़ा सा परिचय देने की कोशिश की है। हालांकि आप सब जानते हो मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूं और आप लोगों के बीच का ही हिस्सा हूं। एक विशेष छात्रवृत्ति से, अब क्या है, एक स्कॉलर से, अब इतनी सारी चीजें देखी। लेकिन बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे जिनका नाम था सयाजी महाराज, ठीक है, सयाजी राव गायकवाड़। इन्होंने इनके अंदर टैलेंट देखा और इनके पढ़ने की व्यवस्था की। अब यहां पे कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 चीजें निकल के सामने आती है कि इन्हें पढ़ने के लिए किसने भेजा। तो अलग अलग, देखो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट बताता है। यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका अध्ययन के लिए भेजा था ना, वो बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भेजा था, ठीक है। पहले अमेरिका भेजा, तब भेजा है बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ ने भेजा है। और फिर बाद में ये जो है लंदन जाते हैं। लंदन जब पढ़ने जाते हैं तो कोल्हापुर के साहू जी महाराज इनकी सहायता करते हैं, यानी कि फिर साहू जी महाराज ने भेजा है ना। तो यहां पे पहले जो इनको भेजा है वो सयाजी महाराज ने भेजा है
और बाद में भेजा है साहू जी महाराज ने। तो यहाँ पे याद रखने का एक तरीका है, कैसे याद रखोगे, मैंने पहले भी एक बार क्लास ली तब बताया था कि आपको एबीसीडी आती होगी। तो आपको एबीसीडी आती है तो आपको क्या याद रखना है कि ए से तो याद रखना है कि अमेरिका भेजा है, और बी से याद रखना है कि बड़ौदा के महाराज ने भेजा है। क्या याद रखना है? बड़ौदा के महाराज ने अमेरिका भेजा। अच्छा, ये भी एक समझौते के तहत था। ये समझौता ऐसा था कि इनके साथ में ये शर्त भी रखी गई थी कि आप अध्ययन करके आइए, बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ के आइए, उसके बाद में जो है आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कार्य होता है थोड़ा सा आप मतलब नौकरी कर लेना यहाँ पे, सीधी सी बात ये। फिर ये यहाँ वापस आने के बाद में मिलिट्री सेक्रेटरी रहे थे, सचिव रहे थे, ठीक है ना, सचिव के पद पे कार्य भी इन्होंने किया था। लेकिन ये चीजें है साथ में, और बहुत सारी स्टोरी है। कभी स्पेशली अपन ऐसा मोटिवेशनल या अंबेडकर जी के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लंदन अध्ययन के लिए भेजा है तो कोल्हापुर के महाराज ने भेजा है, साहू जी महाराज ने, ठीक है। तो देखो, या तो ऐसे याद रख लेना कि लोकल, अब लोकल का क्या मतलब हुआ, तो लोकल से इससे तो आपको लेना है लंदन, और इससे लोगे कि कोल्हापुर, ठीक है, या ऐसे याद रख लो, ठीक है। या फिर ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना साल, किसी को सम्मान देते हो साल उड़ाते हैं ना, तो साल से याद रख लेना साहू जी महाराज, और भेजा कहां है, लंदन भेजा है। जैसे याद रहे, एक ये जो चीजें है ना, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि साल रटे हम। आपने मुझे देखा है ध्यान से और ये लिखते हुए देखा है, जब आपके सामने प्रश्न आएगा ना, ये आवाज आप लोगों के कान में अपने आप गूंजेगी, ये दृश्य आप लोगों को अपने आप दिखेगा। ये पढ़ाई की विशेषता है। जो विश्वास करता है पढ़ाई पे, उसके ऊपर, भाई गणपत सिंह जी सर है ना, वो हमेशा कहते हैं कि मां सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती। ये बात हकीकत सच है कि ये मां सरस्वती ऋण रखती नहीं। आपने इन पे विश्वास किया है, शिक्षा पे, आपने शिक्षक पे, शिक्षा पे, कंटेंट पे विश्वास किया, ये अपने आप याद आएगा। लेकिन आपने बिना विश्वास देखा है, टाइम पास करने आगा के नहीं, ओ आदमी किकड़ पड़ा हुआ है देखा, तो मतलब नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि कई सारी मानसिकता के लोग थे उस समय, तो सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, और कई जगह यह भी था कि दलित महिलाएं जो थी वो पूरी साड़ी नहीं पहन सकती थी, घुटने तक ही पहन सकती थी। इन्होंने प्रयास करके उनको पूरी साड़ी, जो नॉर्मल महिलाएं पहन सकती थी, सामान्य महिलाएं, उनको वो अधिकार दिलाए, कुएं से सार्वजनिक जगह से पानी पिलाने के अधिकार दिलाए, मंदिरों में दलित भी जा सके ये अधिकार दिलाए, ये सारे अधिकार दिलाए। उसमें से ही एक ये पूछा जाता है, 1927 में जल सत्याग्रह किया इन्होंने, जो कोलाबा जिले के महाड़ में किया है, और चौबदार तालाब, नाम याद रखना, पूछ सकते हैं, चौबदार तालाब, यहाँ पे ये जल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब सत्याग्रह के नाम से अपन क्या देखते हैं, ज्यादातर महात्मा गांधी जी का नाम आता है। जल सत्याग्रह इनका महात्मा गांधी जी के और इनके बहुत कम बनती नहीं थी, विचारों के मतभेद बहुत सारे थे महात्मा गांधी के। ये अम्बेडकर जी महात्मा गांधी जी को कहते भी है, क्या आप कहते हो कि मैं दलितों का हित करता हूं, मैं ऐसे है, मैं सब मानता हूं, तो यदि आप दलितों का हित करना ही चाहते हो तो आप जो कांग्रेस के सदस्य बनते हैं उनके साथ में ये शर्त रख सकते हो कि कांग्रेस के सदस्य वही बन सकते हैं जिन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में एक बार दलितों के साथ भोजन किया हो, जो कभी न कभी दलितों के साथ एक बार मंदिर में गए हो। ऐसी चीजें उन्होंने इनसे कही। तब महात्मा गांधी और इनके बहुत सारी बहस चलती थी, जो पूना पैक्ट से पहले भी महात्मा गांधी को अनशन करना पड़ा था। मैंने पिछली क्लास में बताया, कम्युनल अवार्ड हुआ, कम्युनल अवार्ड के बाद में 20 सितंबर को महात्मा गांधी जो है अनशन पर बैठते हैं। फिर मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, इनके प्रयासों से पूना पैक्ट होता है। 5 दिन अनशन करने के बाद में पूना पैक्ट होता है। ये चीजें हैं। 1927 में मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, और इन्होंने सार्वजनिक रूप से पेरियार के समक्ष ही इन्होंने भगवत गीता का भी जो है आलोचना की थी। इन दोनों के पीछे इनका उद्देश्य यह था कि इसमें कहीं भी दलितोद्धार के बारे में नहीं लिखा गया, कि इसमें जो है जातियों में बांटने के बारे में बात की गई है, इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की थी। पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर 1932। इससे पहले सांप्रदायिक पंचायत आता है, जिसमें हिंदुओं से दलितों को अलग करके सीट देने का प्रावधान था, ये मैंने बताया भी था। फिर 71 की जगह 148 सीटें देकर इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और इनके बीच में। पूना पैक्ट पर 17 लोगों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं थे। अब ऐसे कैसे, महात्मा गांधी जी ने और इनके बीच में पैक्ट हुआ और महात्मा गांधी के हस्ताक्षर ही नहीं थे। महात्मा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे।
कई सारी जानकारियां जब इतिहास को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हो ना, तब वो निकल के सामने आती है कि ये जानकारियां इस तरीके से है। वो तब आती है जब आपका इसके प्रति इंटरेस्ट होगा। और यदि आपका जीजीडी के प्रति भी इंटरेस्ट है तो मैं इंटरेस्ट आपका जगा देता हूं, मैं कई सारी चीजें आपको चलती क्लास में काफी सारी चीजें बता भी देता हूं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, किसके किसके बीच में हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जयकर, तेज प्रसाद सप्रू और तेज बहादुर सप्रू और इन सबके प्रयासों से हुआ है। राजगोपालाचारी तो इतने प्रसन्न हुए इस समझौते से कि अंबेडकर जी की पेन ले ली थी अपने पास में कि मैं तो इसको धरोहर के रूप में संजो कर रखूंगा, अपने पास में सहेज कर रखूंगा, कि ये मतलब मुझे बहुत खुशी देने वाला फैक्ट है। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि इस क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोई, तो वो ये है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। ठीक है, कब की? तो 20 जुलाई 1924। और ये प्रश्न न जाने कितनी बार बना है और न जाने कितनी बार बनेगा। याद कैसे करोगे यदि बहिष्कृत हितकारिणी सभा आ गया तो? कि याद कैसे होगा कि गांधी जी भी ऑप्शन में आ गया तो कंफ्यूजन होता है। फिर याद ऐसे करना है कि बहिष्कृत यानी कि दलित, देखो उस समय समाज से बहिष्कृत माना गया इन्हें, तो बहिष्कृत लोगों के लिए प्रयास किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अंबेडकर जी लिखते भी है कि यदि मेरे सामने दो चीजें होगी, एक मेरा हित, एक देश का हित, तो मैं सबसे पहले देश के हित को चुनूंगा। यदि मेरे सामने दो चीजें होगी, एक देश का हित, एक दलित का हित, तो मैं दलित के हित को चुनूंगा। ये इन्होंने अपने पुस्तकों में कहा भी है। ठीक है, जैसा इतिहासकार लिखते हैं, जैसा सोर्सेस बताते हैं, उसके आधार पर मैं चीजें बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैं मेरी तरफ से मनगढ़ंत कोई बात कह रहा हूं या ये सारी चीजें एक स्टडी के आधार पर और किताबों को पढ़ने के आधार पर कही जाती है। जब आप खुद भी उस लेवल की किताब है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पोथियां पढ़नी पड़ती है, तब उस लेवल की जब पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि अच्छा ये चीज यहाँ पे इस लेखक ने इस तरीके से ये लिखी। मैंने इतनी सारी चीजें आपको अभी के इतने सारे भाषण में बताई ना, वो कम से कम 15-16 किताबों के मिश्रण के आधार पर है। बात करें कि 1947 में मंत्रिमंडल के कानून मंत्री रहे। देखो जब जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो अपने कैबिनेट की लिस्ट लेकर महात्मा गांधी जी के पास जाते कि गांधी जी देखो आ लिस्ट है, ए मंत्री बने। गांधी जी देखी, गांधी जी क्या भीमराव अंबेडकर का नाम कहा है? उस समय नेहरू जी भी इस पर एग्री नहीं थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर, देखो मतभेद भले ही थे, है ना, लेकिन फिर भी गांधी जी के कहने पर फिर बाद में उनका नाम शामिल किया गया और पहले कानून मंत्री का दर्जा इन्हें दिया गया। उसी के बाद में जो है 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति, संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति का गठन किया गया, उनके अध्यक्ष का पद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया इस प्रारूप समिति का। फिर उसी प्रारूप समिति ने बहुत सारी चीजें जो है संविधान के अंदर कई सारे जो प्रावधान किए, तो मतलब काफी सारा मेहनत जो थी वो इसके आधार पे। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोटेशन भी है कि मेरा जन्म जो है वो हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हिंदू धर्म कई जातियों में बटा हुआ है, जबकि होना चाहिए सिर्फ एक, इसलिए मेरी मृत्यु जो है वो हिंदू धर्म में नहीं होगी। ये इनका कोटेशन था और इन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इनके साथ में जो है हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेपाल काठमांडू के अंदर जो है बौद्ध मठ और उनके द्वारा इन्हें बोधिसत्व की, जीवित रहते हुए बोधिसत्व की उपाधि भी दी गई थी। दिसंबर 1956 में जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद ही दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका समाधि स्थल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर दादर के अंदर चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अभी जब मैं लोनावला और पूना गया था उस समय, अभी कोई दो महीने हुए, तब मैं चैत्य भूमि जाकर आया हूं। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि ये इसी स्लाइड में कि इनका समाधि स्थल किस तरीके का दिखता है। इनकी किताबें बहुत सारी है, असंख्य। यदि मैं यहाँ पे इनकी किताबें सारी की सारी बताने जाऊंगा तो बहुत सारी हो जाएगी। आप जो है इनकी किताबें जो है, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं या कहीं से, वहां से आपको अलग अलग पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि सारी तो स्लाइड्स में शामिल हो ही नहीं सकती। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों और प्रमुख पुस्तकों में जो याद आपको रखने ही रखने हैं, उनमें समाचार पत्रों में याद रखोगे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। इसी तरीके से याद करना, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। बस 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है। पुस्तकों के अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, और ये प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी है ना,
इस कहीं ना कहीं आरबीआई का आधार यानी आरबीआई का जो गठन है वो इस पुस्तक के आधार पे किया गया। और who were the Sudras, the untouchables, waiting for the visa, और रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, कास्ट इन इंडिया, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, अंबेडकर जी को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब 1990 में मरणोपरांत ही किया गया। 1916 में इन्होंने पीएचडी की और पीएचडी अर्थशास्त्र में की थी। ठीक है, दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए नासिक में इन्होंने सत्याग्रह भी किया। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना भी इन्होंने की। इन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए। यह भी इनका कोटेशन है। कई सारी चीजें जो है फैक्ट ऐसे के ऐसे एग्जामिनर उठा लेता है और ऐसे के ऐसे पूछा जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको पढ़ाने के लिए शायद 3 से 4 क्लासेस भी कम हो, उसको समेट कर मैं एक क्लास में लेकर आया हूं ताकि अपने कंपटीशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत सारे कभी कोई ओपन सेशन होगा तो वहां पे और चर्चा की जा सकती है। ठीक है, चलिए, ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये है चैत्य भूमि, और ये है कहां, दादर के अंदर। अभी हाल ही में मैं जाकर आया हूं। इसके जैसे ही अंदर एंटर करके आगे की तरफ जाते तो सी लिंक यानी कि समुद्र के ऊपर बना हुआ पूरा जो है पुल, और मतलब बहुत बढ़िया नजारा यहाँ पे दिखता है। ये चैत्य भूमि है, बाबा साहब अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही व्यक्तित्व जो शिक्षा के लिए जाना गया, भाई शिक्षा दिवस जिसकी याद में मनाया जाता है, मौलाना आजाद साहब। जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब, कहते हैं कि इनका जन्म जो है मक्का में हुआ। पिता मोहम्मद खैरुद्दीन, माता आलिया, पत्नी जुलेखा बेगम, और पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद। हालांकि इनमें से प्रश्न जो अभी तक मैंने आपको बताया, इनमें से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। ठीक है ना, प्रश्न जो व्यक्तित्व में ज्यादातर जो है प्रश्न बनते हैं, या तो कोई स्थापना इन्होंने की है या पुस्तक लिखी है, वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले एग्जाम में विपिन चंद्र पाल की पुस्तक पूछी गई थी। ठीक है, मृत्यु इनकी 1958 में हुई। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहने का सौभाग्य इन्हें मिला। 1920 में इन्होंने अलीगढ़ में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब जैसे कि इन्होंने कोई स्थापना की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, तो ये याद रखना है कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, इसीलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इन्होंने वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की कि वयस्क व्यक्तियों को कैसे शिक्षा दी जाए, उसके लिए वयस्क शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। 1992 में इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेहरू जी ने इन्हें मीर एक कारवा की उपाधि दी। वहीं महात्मा गांधी जी ने इन्हें सीखने का सम्राट कहा है। क्या कहा है? सीखने का सम्राट। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। नेहरू जी ने मीर ए कारवा। यदि बात करें कि इनकी लिखी हुई पुस्तकें या समाचार, तो देखो अल हिलाल, अल विलाग, ये सारी इनकी है। दी कामरेड जो समाचार पत्र है, नारंग ए आलम, गुब्बार ए खातिर, ये सारी जो है इनकी पुस्तकें और समाचार पत्रों के अंदर आता है। अबुल कलाम आजाद, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो आखिर में याद करने ही पड़ेंगे, और इन फैक्ट को इस तरीके से ही पूछा जाता है जीके में। यदि यही हिस्ट्री की क्लास स्पेशली होती तो इनको सबको और डिटेल में अपन लेकर जाते कि किसके अंदर क्या उल्लेख किया गया ये सारा। लेकिन एक जीके वाला फैक्टर जो ध्यान में रखना पड़ता है कि ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, तो उसके अनुसार ही अपनी क्लासेस रही है। आज की इस क्लास में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, खास तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये जितनी भी जानकारी आपको मैंने दी है, ये कोई मेरी मन गढ़ंत या मेरे मन से कही हुई नहीं है। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स पुस्तक से उठाई गई है, और जिसने व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया वो खुद इन परिस्थितियों को, इन कार्यों को पढ़ के समझ सकता है कि ये व्यक्तित्व क्या था और इन्होंने किस आधार पे ये सारे प्रयास किए। ये सारे प्रयास करना एक मतलब बिल्कुल आसान तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आसान कैसे हुआ? शिक्षा के आधार पे। इन्होंने 32 से ज्यादा डिग्रियां हासिल की, पढ़ाई के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से इन्होंने मतलब अपने आप को सक्षम बनाया। तभी तो कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहा किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। आज अपन जो समानता देखते हैं चारों तरफ, कि वो समानता जो है इनके प्रयासों से आई है। हमारी मानसिकता क्लियर होनी चाहिए, कहने का मतलब यह है हमारी मानसिकता को हम जितना संकीर्ण करेंगे ना, उतनी वो संकीर्णता हमारे ऊपर हावी होगी,
हम जितना जो ब्रॉड माइंडेड रहेंगे तो उतना जो है अपन अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, अपने विचारों को जो है पूरे मतलब वातावरण मिल सकता है। बस यही है, एक शिक्षक जो होता है ना उसका कर्तव्य भी यही है कि वो सही दिशा में क्लास को ले जाए, सही दिशा में विचारों को ले जाए, सही दिशा में मूल्यों को ले जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उन मूल्यों को, उन विचारों को सही तरीके से हस्तांतरित कर सकूं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।